हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए और मॉडल पेपर सीटेट का और 2 ई बुक हैं आपकी, एनसीईआरटी हिस्ट्री की है और एवरेज की है। इन सबको लेने या प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएँ कि आपने कितने क्वेश्चन किए। कहता है कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो खेल के अलावा ऐसे कौन सा एक कारण है जो बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बेटा। ठीक है, कहता है कि वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ठीक है, तो 11 का आपको आंसर देना है बेटा। यहाँ से हमसे पूछा है कि बेटा किसके अलावा, यानी कि जो ऑप्शन नहीं होगा। तो बेटा खेल जो है समय, ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है, यानी कि खेल जो है समय बिताने का सुखद तरीका, तो यही तो ऑप्शन गलत है आपका। तो इसके अलावा बाकी सब ठीक हैं, यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे कि 3 ऑप्शन ही होगा। खेल के द्वारा बच्चों में सहयोगात्मक भावना का बेटा विकास होता है ना। और क्या होता है, बच्चों में प्रतियोगी भावना का भी विकास होता है। बच्चों का शारीरिक विकास होता है ना। टीम वर्क की भावना विकसित होती है ना। ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसमें बच्चे गंभीर रूप से सोचने लगते हैं। ठीक है बेटा, कहता है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यानी कि ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है हमें जिसमें किसका कॉन्सेप्ट हो बेटा, अपसारी चिंतन का। ठीक है, अपसारी चिंतन का क्वेश्चन होना चाहिए, यानी कि खुला अंत वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, खुला अंत वाला। ठीक, खुला अंत वाला होना चाहिए। ठीक है बेटा, कहता है कि विभिन्न तरीकों से हम कैसे इसे हल कर सकते हैं। देखो विभिन्न तरीके आ गए, यानी कि अलग अलग तरीके से तो ये हो सकता है। कहता है कि क्या आप इसका उत्तर जानते हो, तो हाँ और ना में जवाब मिलेगा, तो ये नहीं होगा आपका। सही जवाब क्या है, तो इसमें भी केवल एक ही जवाब दिया जाएगा, ये भी हमारा बंदंत वाला है। कहता है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, तो इसी तरह की स्थिति बोल दी। यदि अब वो ये बोलता कि क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं, तो कई तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है इसी तरह की स्थिति के बारे में, तो ये भी बंद अंत वाला है। तो हमें खुला अंत वाला चाहिए था जिसके एक से अधिक पहलू होते हैं, यानी कि ए हो जाएगा। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का एक सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक मैंने आपको बताया थे, अभी बताता हूँ। कैसा कौन सा है, परियोजना विधि है, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग करना, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, और थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग आ जाएगा। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों के लिए लेबलिंग करना। देखो बेटा, प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक थे मैंने आपको पहले भी बताया था, कौन थे आपके, जॉन डीवी थे। कौन थे बेटा, जॉन डीवी थे। ठीक है, देखो जब अध्यापक द्वारा बच्चों से सॉरी कौन सा बता रहा था मैं, दूसरा वाला एक्सप्लेन करने लगा मैं, जो इससे ऊपर था वो तो मैंने कर दिया। 13वां क्वेश्चन है आपका ये, बच्चों द्वारा करके सीखना हो गया, परियोजना विधि हो गई, सहयोग से सीखना आदि जो होती है बेटा प्रगतिशील शिक्षा के सबसे अच्छा वर्णन करती है। अब देखो रैंकिंग का मतलब क्या होता है, रैंकिंग करना, जहाँ जहाँ रैंकिंग है वो तो ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता तो मैं तरीका बता रहा हूँ। रैंकिंग तो नहीं होगा ना, एनसीएफ तो मना करता है ना हर चीज़ को। फिर क्या कहता है कि बच्चों को लेवल करना, कि तू गधा है, तू इंटेलिजेंट है, तू ब्रिलियंट है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यानी कि अगर मुझे प्रगतिशील कक्षा के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तब भी मैं अपने आंसर तक बेटा पहुंच सकता हूं। कैसे पहुंच सकता हूं ये मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया। देखो जब तक आपको आंसर को काटना नहीं आएगा तब तक आप अपने आंसर तक नहीं पहुंच सकते, और सिर्फ आंसर याद करके आप जा नहीं सकते, क्योंकि पेडागोजी है, आंसर आपको वो मिलेगा नहीं जो आप याद करके जाओगे। तो आप लोग आंसर को काटना सीखिए। ठीक, अगर आपको प्रगतिशील कक्षा के बारे में पता है, शिक्षा के बारे में, तो उसमें क्या होता है, एक तो करके सीखते हैं बच्चे, परियोजना विधि के सीखते हैं और सहयोग से माध्यम से सीखते हैं। ठीक, तब भी आप लगा सकते हैं। कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। फिर प्रगतिशील कक्षा आ गया आपका। देखो इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन प्रगतिशील कक्षा से मिलता है, आपका समावेशी कक्षा से मिलता है, आपका डिसेबिलिटी से वगैरह से मिलता है क्वेश्चन आपका, है ना।
तो कहता है जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। और स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करे। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर आपको ऑप्शन काटना है तो कैसे काटोगे? जीवन सच्चा शिक्षक है, बिल्कुल जीवन सच्चा शिक्षक है आपका, ठीक कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन हमारे दो ही कारक मैंने आपको बताए थे। एक आपका प्राथमिक कारक बताया था मैंने आपको, और एक आपका द्वितीय कारक बताया था। प्राथमिक कारक में हमारा परिवार आ गया था और द्वितीय कारक में हमारा स्कूल आ गया था। जब कारक हमारा द्वितीय में स्कूल है तो स्कूल को भी तो लिया जाएगा ना। तो केवल जीवन से काम नहीं चलने वाला, जीवन से आप नहीं सीख सकते भैया, स्कूल में जाकर भी आपको सीखना ही पड़ेगा। स्कूल शिक्षा की यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। कहता है स्कूल की शिक्षा को लंबे समय तक, यानी कि सुबह जाए बच्चा रात में आए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहता है स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, जबकि स्कूलों की आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल कैसा कारक है? द्वितीय कारक है। देखो ये भी कट गया। अब मुझे आंसर नहीं पता था, मैं फिर भी अपने आंसर तक देखो इस तरीके से पहुँच गया हूँ। तो मेरे ट्रिक को आप समझिए, पहचानिए क्या बताना चाह रहा हूँ। मेरा उद्देश्य बेटा आपको आंसर बताना नहीं है, ये उद्देश्य है कि आप पैटर्न क्या है और आपको अपने आंसर तक कैसे पहुँचना है काट काट कर। कहता है कि स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करे। बिल्कुल बेटा, बच्चे के समाजीकरण के लिए स्कूल एक आवश्यक महत्वपूर्ण संस्था है बेटा, जहाँ बच्चे नए विश्व व समाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्कूल जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में शिक्षा प्रदान करता है। अतः स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करे, ये बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ठीक है, तो शिक्षा स्वयं ही जीवन है, वो इसी से तो पता चलेगी, तो इसे तो छोड़ना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपका रचनावाद, सॉरी, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन रचनावाद से देखने को मिल सकते हैं आपको। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कहता है कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, या ये नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल बेटा, आपको अवसर मिल गया होगा। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट स्थापित करता है, यानी कि बच्चा दुविधा में पड़ जाता है कि मैं ये बात मानूं, अपनी मानूं या फिर पिताजी की मानूं, तो उसके बीच में वो दुविधा में पड़ जाता है। ठीक है, अधिकांश लोग उच्च नैतिकता में विश्वास करते हैं तथा सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इस प्रकार अधिकांश कार्य नैतिक तर्क के अनुसार बेटा होते हैं। तो आपको आपका उत्तर मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। देखो निकटवर्ती का मतलब होता है, देखो निकटवर्ती का मतलब होता है बेटा ZPD। क्या होता है आपका? ZPD। ये किसने दिया था? आपका वाइगोस्की ने दिया था। किसने दिया था? वाइगोस्की साहब ने दिया था। इन्होंने और क्या दिया था? इन्होंने बेटा MKO दिया था। क्या दिया था? MKO दिया था। एक इन्होंने इसके फोल्डिंग शब्द दिया था। तो ये 3 शब्द इन्होंने दिए थे। MKO क्या होता है बेटा? MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि बच्चा उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे अधिक जानता होगा। जैसे माता पिता हो गए, शिक्षक हो गए, बुद्धिमान सहपाठी हो गया आपका। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट। एक बुक है इनकी, क्या नाम है बुक का? पूछ लेता है कभी कभी। लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है बेटा, तो इनकी एक पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ थॉट। अच्छा, ZPD क्या होता है? मैंने बताया था बेटा आपको पहले भी, ZPD द्वारा जो सहायता दी जाती है वो स्थायी होती है। ठीक है, ZPD में सहायता, इसकी प्रेरणा किससे ली गई थी अगर ये पूछ ले तो बेटा हाथी के खिलौने के पैर से जुड़ने से प्रेरित है। ठीक है, बच्चा क्या करता है बेटा? बच्चा जो है पैर को सीधा जोड़ता है, 3 पैर जोड़ने के बाद एक पैर वो उल्टा जोड़ देता है। तो यानी कि ZPD जो होता है बेटा, शुरुआती सहायता नहीं दी जाती है। ZPD में कौन सी सहायता दी जाती है? बीच से सहायता दी जाती है। कौन सी? बीच से सहायता दी जाती है। ठीक है, बीच से सहायता दी जाती है। और बीच से सहायता कौन पूरा करता है? ये जो खाली स्थान है इसे वयस्क के द्वारा पूरा करा जाता है, और इसी खाली स्थान को ही हम क्या बोलते हैं? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे के समस्या समाधान के दौरान खुद से शुरुआत करने के बाद, बीच में उलझ जाने के बाद, वहाँ से लक्ष्य के बीच की जो खाली क्षेत्र होता है वो किसके द्वारा भरा जाता है? वयस्क के सहायता से भरा जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ZPD बोलते हैं। जबकि इसके फोल्डिंग मैंने एक अभी शब्द बताया था आपको,
तो इसके फोल्डिंग क्या होता है बेटा, इसके फोल्डिंग का मतलब होता है ये जो होती है शुरुआती सहायता दी जाती है। ये कैसी होती है, शुरुआत में सहायता दी जाती है। ये सहायता जो होती है आपकी अस्थायी होती है। कैसी होती है, अस्थायी होती है। कैसी होती है, अस्थायी होती है। ठीक, तो अब आप लोग ऑप्शन ढूंढ लीजिए। कहता है कि उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं समझाया अभी मैंने आपको। उस चरण को जब अधिगम विकास संभव हो, ऐसा भी कुछ नहीं है इसका मतलब। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, ऐसा भी मैंने कुछ नहीं बताया आपको। तो बताया क्या है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। सहयोग के स्तर के साथ कार्य स्वयं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको अभी मैंने यही बताया था, सहयोग मिलता है बीच से और फिर वो अपना कार्य कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, कॉमन सा, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व के बारे में बताना, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग है, भूमिकाओं का पालन करता है, ये होगा। यह स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। यह आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों को संयोजन होता है। यह दृढ़ और सहनकारी होता है। तो बेटा आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? देखो, बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी यानी कि मीडिया, सामाजिकरण की संस्कृति द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। केवल किसको छोड़कर बेटा? ट्यूशन को छोड़कर। ठीक है, कहता है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से ये है कि, तो एक आलोचना बताना है जो मानकीकरण की क्या है, आलोचना है। कहता है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक ये है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए क्या है, आपके पक्षपाती हैं। ठीक है, तो मान के जो परीक्षण होता है वैसे भी आपका ठीक नहीं होता है। एक मानक बना दिया गया है तो उसी से परीक्षण करेंगे, इसलिए बेटा ग्रेड प्रणाली लाई गई है। इसीलिए क्या लाई है, ग्रेड प्रणाली लाई गई है। ठीक है बेटा, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? एक से अधिक बुद्धिमान, यानी कि ये आप एकाधिक से मतलब हो गया बेटा कि बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि एक से अधिक सिद्धांत किसने दिया? आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, इसे हम बहुप्रतिक्रिया बहुबुद्धिमान का सिद्धांत भी कहते हैं। कहता है कि प्रभाव, इसमें क्या समझ लीजिए, देखिए इन्होंने कई प्रकार की बुद्धि दी है, यानी कि लगभग 9 प्रकार की 8 प्रकार की बुद्धि दी है। ठीक है, तो गार्डनर के बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास लगभग 7 प्रकार की प्रतिमाएँ होती हैं, बुद्धि होती हैं। किसी में 2 या अधिक प्रधान मुख्य प्रतिमा बुद्धि हो सकती है, या वही एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें 7 प्रतिमान संतुलन रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि आपकी कवि के अंदर कौन सी बुद्धि होती है ना, और रेसर के अंदर कौन सी बुद्धि होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी में सभी पाई जाती हैं, ये जिस पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि मैं भाषिक बुद्धि, यानी कि मैं गायक हूँ तो मैंने अपने सुरों पर ज़्यादा ध्यान दिया। मैं एक रेसर हूँ तो मैंने अपनी गति बुद्धि पर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, तो बुद्धि जो होती है बेटा कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन की ठीक किए, और आप लोग शेयर ज़रूर करते रहें दोस्तों में।